अस्सलाम वालेकुम बेटा चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में पहली एप्लीकेशन हमने देख ली थी बेटा। आज उसकी दूसरी एप्लीकेशन है कि अगर हमारे पास कोई एक इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज है तो उस इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इसका रिलेशन बेटा हमने कैसे कैलकुलेट करना है। ये अमूमी तौर पर अक्सर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। आज हमने इसको डिस्कस करना है बेटा। फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास ये एक शीट है जो कि इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज कहलाती है, मतलब इसके ऊपर इन्फिनिट नंबर ऑफ चार्ज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो हेयर इज़ ये आपके पास बेटा इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज है। और इस इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज में से हमने किसको इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है बेटा। इसकी कैलकुलेशन हमारे पास किस तरह की होगी, हेयर इस मैं इसकी अगर डायग्राम आपको दिखा पाऊँ तो ये लेट से फ़र्ज़ कर ले ये शीट है और इसमें से इस तरह की गाज़ियन सरफेस कंसीडर की गई है जो इसमें से पास करेगी। ये इस तरह की कन्फिग्रेशन है हमारे पास। गाज़ियन सरफेस है जिसका एरिया है ए। ये इस गाज़ियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इंक्लूज्ड है, अगर उसे बेटा चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाए और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है उसको सिग्मा से अगर रिप्रेजेंट कर लिया जाए तो हम बेटा चार्ज डेंसिटी को किस तरह से डिफाइन करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। हम चार्ज पर यूनिट एरिया किसके लिए इस्तेमाल करेंगे बेटा, यहाँ पर हम इस गाज़ियन सरफेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसकी वजह अपने साबका लेक्चर के अंदर हमने ब्रीफली तौर पर देखा था कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपने फील्ड को फाइंड करना है तो आप गॉसेस लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने गाज़ियन सरफेस कंसीडर करनी है, उस गाज़ियन सरफेस में चार्ज कितना कुछ इनक्लोज हो रहा है, फिर हमने फ्लक्स फाइंड आउट करना है और फ्लक्स के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू वहाँ पर कैलकुलेट कर लेनी है। तो उन्हीं स्टेप्स के ऊपर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं एक गाज़ियन सरफेस है जो कि सिलेंडर की फॉर्म में है और इस इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज में से पास कर रही है। जैसा कि मैंने ये आपको कन्फिग्रेशन दिखाई बेटा, इस तरह से ये इसमें से गुजर रही है। अब इस गाज़ियन सरफेस के लिए हेयर इस ये आपके पास गाज़ियन सरफेस थी, अगर ये इसका एरिया यहाँ से भी कहीं से भी इसका सरफेस एरिया बनाना चाहेंगे, हम चार्ज को फाइंड करना चाहेंगे तो डेंसिटी और एरिया को बेटा आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। अब बेटा हमने फ्लक्स फाइंड करना है। फ्लक्स के फाइंड करने के लिए बेटा हम तीन सरफेसेस कंसीडर करेंगे। इसी गाज़ियन सरफेस की तीन रीजन्स बना लें। वो कैसे, सबसे पहले हमारे पास बेटा ये राइट के ऊपर हेयर इस आपकी तरफ से ये राइट बनेगा, सरफेस नंबर 1 होगा, यहाँ पर ये लेफ़्ट होगा, सरफेस नंबर 2 हमने कंसीडर करनी है। और ये कर्व्ड सरफेस, अगर इस डायग्राम से मैं आपको बेटा समझाना चाहूँगा, इस वन साइड के लिए आपने फ्लक्स फाइंड करना है, यहाँ इस वन साइड के लिए देखिए इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके पास चीज़ होगी, वेक्टर एरिया यहाँ मौजूद होगा। ठीक है बेटा, इस सरफेस के लिए देखें ये सरफेस और वेक्टर हमने क्या कहा था, इसके ऊपर नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। ये सरफेस, इससे वेक्टर एरिया नॉर्मल आउटवर्ड होगा। और ये थर्ड ये कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस के लिए हमने फ्लक्स को बेटा फाइंड आउट करना है। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं राइट एंड की तरफ जो फ्लक्स है उसको अगर फाई E1 से रिप्रेजेंट कर लिया जाए, देखिए ये फर्स्ट वन है, इस E1 इसके लिए अगर फ्लक्स को फाइंड करना चाहेंगे, फ्लक्स का फार्मूला E डॉट ए हमने डिफ़ाइन किया था, मैग्नीट्यूड फॉर्म इसकी E A cos थीटा। जबकि यहाँ गौर कर लें बेटा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेक्टर दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। क्या है बेटा, एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। पैरेलल के केस के अंदर थीटा एंगल बेटा आपके पास बनता है 0 डिग्री, इसीलिए मैंने यहाँ पर cos 0 पुट किया हुआ है। अब cos 0 डिग्री बेटा हम जानते हैं 1 के बराबर होता है, cos 0 डिग्री 1 के बराबर होता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स E1 आपके पास EA के बराबर होगा, मतलब इस वन राइट वर्ड साइड की तरफ फ्लक्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर की मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल हो जाएगा। सेकंड वन, फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट एंड, और लेफ्ट वहाँ से बेटा ये सेकंड के लिए इसको जाहिर किया हुआ, लेफ्ट आपका ये बनेगा। तो फाई E2 बेटा हमारे पास बराबर होगा E डॉट ए, मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखेंगे E A cos थीटा। अब यहाँ आ जाए, मैंने क्या कहा था बेटा, हम इस साइड के लिए इसको कंसिडर करेंगे, ये ब्लैक टिप, और इसके ऊपर एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से
एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में अब भी देखें दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। पैरेलल में एंगल अभी हमने देखा 0 डिग्री और cos 0 हमारे पास बेटा 1 के बराबर होता है। cos 0 डिग्री 1 के बराबर, तो इसीलिए सेकंड वन लेफ्ट एंड की तरफ भी फ्लक्स ई ए के बराबर होगा। फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस हियर इज, मैंने अभी आपको बताया था बेटा, ये है आपके पास। इस बैरूनी सरफेस के लिए अगर इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे, चूंकि कन्फिग्रेशन ये है हमारे पास गाजन सरफेस की, जो कि इंटीरियर ऑफ द इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज में से पास की गई है, तो यहाँ से बेटा इस कर्व्ड सरफेस के लिए देखें थर्ड इसको हमने कंसिडर किया हुआ है, तो थर्ड सरफेस के लिए फाई E3 हमने डिफाइन करना है, ई डॉट ए, और ई डॉट ए इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म ई ए कॉस थीटा। एज वी नो दैट बेटा, गौर कर लें मैंने यहाँ पर दोनों की कन्फिग्रेशन को बनाया हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। कैसे बेटा, यहाँ से देखिए इस कर्व्ड सरफेस के लिए, अब चूंकि ये उसमें से पास कर गया था शीट की, जो अभी मैंने कन्फिग्रेशन आपको दिखाई, पॉजिटिव की तरफ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी और उसकी डायरेक्शन बेटा यहाँ पर ये बनेगी, जबकि इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर नॉर्मल आउटवर्ड होगा, यहाँ एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में बेटा यहाँ पर जो थीटा एंगल जावे बनता है वो 90 डिग्री बनता है। इसीलिए यहाँ पर फाई E3 ई ए कॉस 90 डिग्री, और बेटा हम जानते हैं कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर होता है, और 0 पुट करेंगे सारा फैक्टर ही 0 हो जाएगा। अब टोटल फ्लक्स फॉर द गॉसियन सरफेस पास थ्रू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज, यानी कि एक इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज में से जो हमने एक गॉसियन सरफेस जिसे एक सिलेंडर की फॉर्म में हमने पास किया हुआ था, और जिसकी 3 साइड्स हमने कंसीडर की थी, 3 एंड्स हमने कंसीडर किए थे, और इसका जो टोटल फ्लक्स है वो टोटल फ्लक्स हमारे पास बेटा बराबर होगा कि फर्स्ट वन साइड के लिए क्या कुछ फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया ई ए, सेकेंड वन साइड के लिए बेटा हमने ई ए कैलकुलेट किया, थर्ड साइड के लिए 0 आया। जब इनको सम आउट करते हैं 2EA के बराबर बनता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करने से। अब गॉसेस लॉ हमने डिफाइन किया था कि किसी भी एक पॉइंट के ऊपर या किसी भी एक चार्ज सरफेस के लिए फ्लक्स हमेशा उसके अंदर टोटल चार्ज कितना कुछ है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स बना लेंगे तो आपको फ्लक्स वहाँ से मिल जाएगा। अब इसका चार्ज बेटा हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया आपस में सब्ट्रैक्ट करने से हमें ये चार्ज मिला है, तो चार्ज की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसे इक्वेशन नंबर 2 कर दें, ये इक्वेशन नंबर 1 बना लें। इक्वेशन नंबर 1 फ्लक्स, इक्वेशन नंबर 2 फ्लक्स। फ्लक्स की अगर यहाँ पर बेटा लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं तो इन दोनों की राइट हैंड साइड्स बराबर हो जाएंगे, मतलब कि 2EA बराबर होगा सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप एरिया से एरिया को कैंसिल आउट कर दें, हमने ई फाइंड करने हैं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप 2 को यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज ये बराबर होगी बेटा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये रिप्रेजेंट का हमें क्या कर रहा है कि किसी भी एक इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से हमेशा जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये डिपेंड करेगी कि चार्ज डेंसिटी क्या है। क्लियर बेटा, चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जितना चार्ज पर यूनिट एरिया कम होगा उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिलेगी। क्लियर। दूसरा एप्सिलॉन नॉट, किस तरह के मीडियम के अंदर हमने जाकर इस चार्ज शीट को बेटा प्लेस आउट किया हुआ है, तो ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वेक्टर फॉर्म में आपने इसके ऊपर वेक्टर फॉर्म देनी है और कोई यूनिट वेक्टर। अब यहाँ से देखें पॉजिटिव का साइन हमें बता रहा है ई इज रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड बाहर की जानब, और अवे फ्रॉम द शीट वो होगी, अवे फ्रॉम द शीट इसकी डायरेक्शन बनेगी। क्लियर बेटा। इसके बाद अगर तो हमने पॉजिटिव शीट नहीं ली है, हमारे पास शीट इस तरह की है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, हमारे पास एक ऐसी शीट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास ये रिलेशन क्या रहेगा, जस्ट बेटा इसी रिलेशन के अंदर हमने नेगेटिव का साइन असाइन कर रहे हैं। ई वेक्टर बराबर होगा माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट और आर यूनिट वेक्टर। नेगेटिव का साइन बताएगा कि ई की डायरेक्शन इनवर्ड टूवर्ड्स द शीट होगी, यहाँ पर ये जस्ट नेगेटिव साइन बता रहा है और मैग्नीट्यूड वही कुछ होगी। तो ये था हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। किसी भी एक कैपेसिटर के लिए आपने पढ़ा बेटा
दो ऐसे पैरेलल प्लेट्स रखी जाती हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाए और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इस तरह की अपोजिट चार्ज रखने वाली प्लेट्स के दरमियान में यानी कि इंटीरियर में मिडल वन किसी पॉइंट के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना चाहें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी वो हमने बेटा यहाँ पर डिस्कस करना है। बेटा फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ऐसे नहीं बल्कि इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं, ऐसे, ठीक है बेटा, इस तरह से इन दोनों प्लेट्स के ऊपर रखा गया और एक के ऊपर है बेटा पॉजिटिव चार्ज और दूसरी के ऊपर है बेटा नेगेटिव चार्ज। और एक बात बेटा जहन में रखनी है, प्लेट्स को ऐसे रखा गया ना तो इंटीरियर के ऊपर मौजूद होगा, यानी कि इनकी अंदरूनी सतह के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, बाहर की तरफ मौजूद नहीं होता ये प्लेट्स के। इसीलिए मैंने बेटा इंटीरियर के ऊपर इसको साइन आउट किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को। अब पॉजिटिव से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पर टर्मिनेट होती हैं, ये चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन बेटा यही होगी। अब हमने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट एनी सेंट्रल पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। अब फील्ड फाइंड करने के लिए फिर से हमने गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है। बेटा हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि एक हॉलो बॉक्स की सूरत के अंदर एक कोई हमारे पास गॉसियन सरफेस है जिसे बेटा इन दो प्लेट्स के दरमियान में इस तरह से रखा गया कि इसका कुछ हिस्सा जो अपर वन है वो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर से, ठीक है बेटा, कैसे ये देखें, ऐसे इसको रखा हुआ है और इस तरह से एक साइड दोनों प्लेट्स के दरमियान में आ जाती है और एक साइड हॉलो बॉक्स की पॉजिटिव प्लेट के ऊपर चली जाती है। ये देखें पॉजिटिव प्लेट के ऊपर एक साइड को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ के अंदर धंसा दिया हो, ठीक है बेटा। तो यहाँ इस तरह का हॉलो बॉक्स हमने कंसीडर करना है जो कि गॉसियन सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब इस गॉसियन सरफेस के लिए बेटा हम इसकी तीन साइड्स कंसीडर कर लेते हैं। एक लोअर वन साइड S1 इसको हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, एक इसकी जो इस तरफ से साइड होगी बेटा उसको S2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक इसकी अपर साइड होगी उसको S3 कंसीडर कर लेते हैं और एक इस तरफ से जो साइड बनेगी बेटा उसको S4 कंसीडर कर लेते हैं। जैसा कि आपके सामने ये बोर्ड है, बोर्ड की ये साइड है, इस तरफ से ये साइड है, अपर एक साइड है और लोअर एक साइड है। तो इस तरह से एक हॉलो बॉक्स है जिसको बेटा अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान में धंसा दिया गया। इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास। अब हमने बेटा फील्ड फाइंड करनी है। सबसे पहले बेटा हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर की है और जो इसकी साइड्स बनाई हैं, हर तरफ से गॉसियन सरफेस के लिए साइड का जो सरफेस एरिया है हर साइड का, इसका कंसीडर कर लें, इसका कंसीडर कर लें, इसका कंसीडर कर लें, इसका कंसीडर कर लें, ये आपके पास A के बराबर है। और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है अगर उसे सिग्मा से रिप्रेजेंट कर लिया जाए और जो एक गॉसियन सरफेस में चार्ज इनक्लोज है उस चार्ज को बेटा अगर Q से रिप्रेजेंट कर लिया जाए तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया अभी हमने बेटा डिफाइन किया था और वहाँ से चार्ज हम फाइंड कैसे करते थे, चार्ज डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर लेते थे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली तौर पर डेफिनेशन को इस्तेमाल किया हुआ है। अब तीन साइड्स हमने कंसीडर की थी, बल्कि चार इसकी साइड्स कंसीडर की थी। फ्लक्स थ्रू S1 यानी कि फर्स्ट वन साइड के लिए ये S1 है आपके पास। इस साइड के लिए अगर फ्लक्स को बेटा फाइंड करना चाहेंगे तो इसे रिप्रेजेंट कर लें फाई E1 से, E डॉट A इसका फार्मूला मैग्नीट्यूड फॉर्म बेटा E A cos थीटा बनेगी। आप यहाँ पर देखें फाई E1 E A cos 0 डिग्री, उसकी वजह देखें बेटा, यहाँ पर आपके पास ये इस तरह से साइड है S1। अब साइड के ऊपर जो एरिया वेक्टर होगा नॉर्मल आउटवर्ड होगा, नॉर्मल आउटवर्ड, ये एरिया वेक्टर हो गया। और फील्ड की डायरेक्शन को बेटा देखें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है और फील्ड की डायरेक्शन भी बेटा आपको यही मिल रही है, यानी कि E की डायरेक्शन आपके पास यही बनेगी। एरिया वेक्टर और आपके पास E वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एंगल इनके दरमियान में बेटा 0 डिग्री, तो इसीलिए cos 0 डिग्री पहले भी हमने देखा बेटा ये 1 के बराबर होता है, फाई E1 हमारे पास EA के बराबर बनेगा। फ्लक्स थ्रू द S1 साइड S2 के लिए अगर फ्लक्स को फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हमारे पास फाई E2 E डॉट A EA cos थीटा मैग्नीट्यूड फॉर्म। अब यहाँ से गौर कीजिए, देखें ये सरफेस इस तरह से है S2 और इसका जो एरिया वेक्टर होगा बेटा नॉर्मल आउटवर्ड इस तरह से होगा, एरिया वेक्टर ये है और
इसके लिए देखना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड, अब भी हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में जो एंगल बनने जा रहा है वो बेटा 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर बेटा इसको लिख लेंगे ई ए cos 90 डिग्री, और cos 90 हम जानते हैं 0 के बराबर होता है, तो फाई E2 यानी कि सेकंड साइड के लिए जो फ्लक्स होगा बेटा वो 0 के बराबर होगा। इसी तरह से फ्लक्स थ्रू S3, साइड S3 के लिए अगर इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे, चूंकि ये अबव द प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट के ऊपर इसको रखा गया है, तो इसमें से तो किसी किस्म की फील्ड लाइंस पास ही नहीं हो रही। अब अगर फील्ड लाइंस ही नहीं पास हो रही तो फौरन से बेटा हमारे पास एस ई इज 0, फील्ड का फैक्टर ही 0 है, तो ये सारे का सारा इसको 0 कर देगा, और तो कन्फिग्रेशन यहाँ पर देखने के लिए कोई कंसेप्ट ही नहीं बचता। थर्ड वन साइड के लिए फ्लक्स थ्रू S4, इस साइड के लिए अगर इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स फाई E4 E डॉट ए, फाई E4 ई ए cos थीटा। अब यहाँ पर देखें साइड ये है, यहाँ पर बेटा साइड इस तरह से है, और इसका एरिया वेक्टर रेडियल आउटवर्ड होगा ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी अपनी उसी ही डायरेक्शन के अंदर मौजूद है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये डायरेक्शन है, दोनों के दरमियान में एंगल बेटा फिर से आपके पास 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर ई ए cos 90 डिग्री, cos 90 0 होता है तो फ्लक्स हमारे पास 0 हो जाएगा। अब टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या होगा, फाई ई बराबर होगा फाई E1, फाई E2, फाई E3, फाई E4, यानी कि 4 जो साइड्स हमने कंसीडर की थी उन चारों साइड्स के लिए आपने यहाँ पर आकर फ्लक्स की वैल्यू को पुट कर देना है। अब फर्स्ट वन साइड के लिए तो हमें फ्लक्स मिला था ई ए, बाकी तीनों साइड्स के लिए हमारे पास ये 0 हो गया है, तो 0 0 लिख देंगे, और जो फ्लक्स आपके पास बेटा बनेगा ई ए के बराबर बन जाएगा। फ्लक्स की एक और डेफिनेशन जो कि हमें गॉसेस लॉ से बेटा मिलती है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q की फिर से बेटा वैल्यू हमने वहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होता है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी हमारे पास फ्लक्स है, ये भी हमारे पास फ्लक्स है, आप इसे इक्वेशन नंबर बेटा 1 कर दें और इसे बेटा इक्वेशन नंबर 2 कर दें। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं तो राइट हैंड साइड्स भी आपस के में बराबर हो जाएंगे। ई ए बराबर होगा सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ए से ए को कैंसिल आउट कर दें, ई आपके पास बेटा बराबर होगा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप इसके साथ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बेटा ये दो आज के हमारे लेक्चर थे, लॉन्ग क्वेश्चन है बेसिकली तौर पर, दोनों के दोनों अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, और बार बार इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे अराइज किए जाते हैं कि इंटीरियर द बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हमेशा फील्ड मौजूद रहती है और हमें बेटा कोई ना कोई इसकी वैल्यू ज़रूर मिलती है, जबकि इन दो पैरेलल प्लेट्स के आउटसाइड के ऊपर कभी भी हमें किसी किस्म की फील्ड नहीं मिलती और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इस तरह से काफ़ी सारे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो इंशाल्लाह एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को क्लोज़ करते हुए मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। बस आज का हमारा इतना कुछ ही टॉपिक था, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।